मैं मोनिका चौहान सभागार में उपस्थित सभी बंधु भगिनी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हमें जिन अतिथियों का सानिध्य प्राप्त होने वाला है उनका परिचय कराना मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगी। सर्वप्रथम मैं अपने अतिथियों को मंच पे आने का आग्रह करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विकास सारस्वत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व बहुत ही सहज व्यक्तित्व और ज्ञान की समृद्धता से पोषित हैं। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा साथी है आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास से परिपूर्ण है हमारे मुख्य वक्ता प्रफुल्ल केतकर जी। आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत व अभिनंदन है। माननीय विकास सारस्वत जी से आग्रह करती हूं कि आप अपने उद्बोधन द्वारा सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। मंचासीन प्रिय मुकेश जी, आदरणीय प्रफुल्ल जी, प्रेरणा मीडिया शोध संस्थान से जुड़े सभी कार्यकर्ता और सभागार में मौजूद मित्रगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो ये सत्र, द्वितीय सत्र है इस कार्यशाला का, उसमें नए भारत के निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका। तो नए भारत के निर्माण में आपको तकनीक, भारत में तकनीक का उदय, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। परंतु जैसा पहले सत्र में जिक्र आया कि विमर्श जो है वो पहले की बनिस्बत अब बहुत बदल चुका है। एक 10-20 साल पहले जिस तरीके का विमर्श था वो स्थिति आज नहीं है। आज स्थिति काफ़ी भिन्न है। हम सब जो सभागार में मौजूद लोग हैं सब राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। जैसे जैसे सत्ता हमारे पास आई है केंद्र में और दूसरे राज्यों में, उसी प्रकार से एक चुनौती भी हमारे सामने बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। और जो चुनौती है वो बहुत मुखर होकर है। वो 5 दिन 10 दिन का सब्र नहीं है। उनको ये है कि ये किसी भी तरीके से सत्ता से हटे। आज की जो सत्ताधारी पार्टी है वो हटे। ये जो सत्ता में लोग हैं ये यहाँ से जाएं, और ना हो पाए तो कम से कम इनको डिस्क्रेडिट करते रहें। इनकी विश्व भर में ऐसी आलोचना और इस प्रकार का इनकी निंदा हो कि भाई जैसे नाजी आ गए थे हिंदुस्तान, जर्मनी में, उस प्रकार का कुछ भारत के अंदर हो चुका है। तो एक बहुत अलग प्रकार की एक समस्या हम लोगों के सामने बनी हुई है। तो जो कुछ भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अलग अलग तरीके का जो डेवलपमेंट्स होंगे, उसके साथ में विमर्श पर, डिस्कोर्स पर एक ग्रिप हम लोगों को चाहिए और हम उसमें क्या योगदान अपना दे सकते हैं। परंतु कुछ बिंदुओं को मैं रेखांकित करना चाहूंगा। एक तो देखिए, जो सबसे पहली बात, हम राष्ट्रवादी सत्ता में हैं और जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनको हम ये मान के चलें कि सारे गैर राष्ट्र या राष्ट्र विरोधी हैं, वो एक बड़ी भूल होगी हम लोगों से। ऐसा ना करें हम। अलग अलग कारणों से भी लोग इस सत्ता का या आज का जो विचार, प्रभावी विचार है, उसका विरोध करते हैं। उसमें व्यक्तिगत निष्ठाएं होती हैं, कहीं कहीं से किसी प्रकार के लाभ की आशा होती हैं। इस तरीके की बड़ी सी वो है, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं हमारे बीच में, जिसका दिव्य जी ने जिक्र किया, और वो बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु इतनी बड़ी संख्या नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं 2 ही दिन पहले अभी तमिलनाडु से लौटा हूं। 10 तारीख को मैं वहां पहुंचा था और उससे शायद थोड़े ही समय पहले जनरल रावत का जो चॉपर क्रैश हुआ। तो तमिलनाडु को माना जाता है कि साहब वहां भाजपा जैसे दल के लिए तो कोई जगह है नहीं। 2 द्रविड़ पार्टियां हैं और जिसमें से भी कि जो खांटी द्रविड़ पार्टी आज के समय में बोली जाए, डीएमके, वो आज सत्ताधीश है, वहां पर सत्ता में है। और अलग अलग तरीके के हम लोग सोशल मीडिया पे अगर ट्रेंड्स देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उत्तर भारत विरोध ऐसा ही कुछ है तमिलनाडु। परंतु मैं आश्चर्यचकित था। मैं खैर 30 साल से तमिलनाडु जा रहा हूं, तो मैं उस चीज को समझता हूं। एक सिर्फ न्यूआंस आपको बता रहा हूं
कि सारे दल या सारे लोग जो उन दूसरे दलों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ खड़े हैं, उनको ऐसे खांचे में ना खींच दें हम कि ये सारे के सारे राष्ट्र विरोधी। नहीं, ये फिर हमारी एक डिफीटिस्ट अप्रोच होगी। ऐसा करने के बाद फिर हम अपेक्षा करें, क्योंकि आपने किसी को एक विरोधी, उस क्या दुश्मन मान लिया, फिर आप उस प्रकार से बर्ताव करने लगेंगे सोशल मीडिया पे, तो आप आधी लड़ाई हार चुके हैं। मैं हैरान था, एक एक गांव, कस्बे और शहर को तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे गांवों में जनरल रावत के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, कस्बों की भी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे गांवों की बात कर रहा हूं जिसमें बमुश्किल 100 मकान होते होंगे, वहां भी एक पोस्टर तो कम से कम मिलेगा। तो इस चीज को बड़ा अच्छी तरह से हम लोग समझें कि जो हमारा आज विरोध कर रहा है वो बहुत अलग अलग कारणों से कर रहा है। हां, उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास जरूर करती हैं राष्ट्र विरोधी ताकतें, जिसका एक बड़ा सफल सा प्रयास अभी हम लोगों ने किसान आंदोलन के रूप में देखा। तो एक समूह को, जाति विशेष को या धर्म विशेष को उन्होंने जोड़ने का प्रयास। फिर भी हम अगर ये मान के चलेंगे कि सब उसी प्रकार के, एक फलां जाति फलां धर्म उस तरीके से, तो ये अप्रोच गलत है, तथ्यात्मक रूप से भी एक बात गलत है, और सोशल मीडिया पे हम लोगों का उस प्रकार का एक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो ये भेद जो है हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी उमेश जी ने जो बताया था कि ये सारी लड़ाई जो आप अपन लड़ रहे हैं, अगर पहले तो हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि सब कुछ जो है विरोध नहीं है, कुछ लोग शायद तथ्यों की वजह से या और कारणों की वजह से जो है उनके पास पूरे तथ्य नहीं पहुंच पा रहे, और जो भी उनके कारण है, तो आप उनको फैक्चुअली उनको वहां काउंटर करते रहें। सबको तो आप कभी भी अपने तरफ ला नहीं सकते। वही पेरीफेरी पे जो लोग बैठे हैं, जो दिव्य ने बोला कि फेंस पे जो लोग हैं आप उनको ला सकते हैं, और वो भी एक बहुत अच्छा खासा नंबर होता है, उनको आप प्रभावित करने का प्रयास करते रहें। तो सारी भी जो भी लड़ाई है वो एक फेसबुक पोस्ट से नहीं जीत पाएंगे, आप एक ट्वीट से नहीं जीत पाएंगे, ये बहुत लंबे समय का गेम है। आप इस मामले में मैं क्रिश्चियन मिशनरियों का उदाहरण देना चाहूंगा, हालांकि कुछ लोगों को अनुपयुक्त लगे। 400-500 साल पहले जैसे फादर बेडे ग्रिफिथ और इन लोगों ने अपने प्रयास शुरू किए थे, तो कुछ नहीं, उनको तो ये होता था 5 परिवार भी मैं अपने जीवन काल में अगर कन्वर्ट कर लूं तो बहुत है। अपना भी प्रयास उसी प्रकार का होना चाहिए। तथ्य आप रखते रहिए, लगातार रखते रहिए, और आवेश भी आता है, ऐसी बात नहीं है, हमको भी सबको आवेश आ जाता है वहां पर। कभी कभी इतनी आउटरेजियस कोई बात बोली जाती है, तो वो भी एक मर्यादा में रहकर उसका प्रतिकार कर दीजिए। फैक्ट्स को निरंतर आप जो है वहां पर सबके सामने रखते रहिए। फैक्ट्स जो हैं वो एक तरीके के सनलाइट की तरह डिसइंफेक्टेंट हैं। सामने वाला उसको मान तो लेता है, चाहे वो अड़ा रहे, उसको बात तो समझ में आती है, और फेंस सिटर को बहुत जल्दी ये बात समझ में आती है। तो ये लड़ाई लंबी होनी है, ये कोई 2 ट्वीट 5 ट्वीट का गेम नहीं है। एक चीज और है कि जितने भी सोशल मीडिया वॉरियर्स जिनको सबको बोला है, तो उनको ये और निश्चित करना है कि विचार बड़ा है या मैं बड़ा हूं। काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे आते हैं अपने सेल्फ प्रमोशन, वो भी कोई गलत चीज नहीं है, वो करें अपना प्रमोशन, परंतु जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है उसको यह तय करना पड़ेगा कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरा स्वयं का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहां से कोई चीज अच्छी लग जाए उसको आप खुलकर जो है प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए। कहीं एक सोर्स से ही आ रही है, 2 सोर्सों से ही आ रही है, वो नहीं, आप खुलकर उसको जो है प्रोजेक्ट करिए, आगे बढ़ाइए। ये एक बड़ी विनम्रता से, बिना किसी मतलब किसी को बुरा ना लगे ऐसा बोलते हुए मैं एक और भी कहना चाहूंगा कि जो सामने आपका विरोधी पक्ष है, खासकर वामपंथी, वो कितना भी सोच उसकी दुष्ट हो और धृष्ट हो, परंतु वो पढ़ता है। हम लोग क्या है कि हमको लगता है कि ये तो चीज जो है ना बिल्कुल स्वतः ही दिख रही है, यार इसको क्या बताने की जरूरत है, इसको क्या समझाने की जरूरत है, पर आपको सब चीज समझाने की जरूरत है। जिस प्रकार का वोक मटेरियल कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, उसके बीच में आप ये मान के चलिए आपको मूल सिद्धांत जिनके ऊपर अब तक हम लोग चलते रहे हैं,
उन तक को आपको समझाना पड़ेगा। आप जैसे कन्यादान की बात चल पड़ी थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कन्यादान ऐसे नहीं है कि कोई एक वस्तु उठा दी है और वो आपने दे दी है। तो हर चीज के लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा पठन पाठन सबके लिए आवश्यक है, और तभी, और वो प्रामाणिकता वाली बात पहले हो ही चुकी है, आपकी क्रेडिबिलिटी तभी है जब, और उमेश जी ने जो बोला था थोड़ा सा रुक के करें। आपके पास कोई एक न्यूज आ गई, कोई ऐसा वीडियो आ गया जिससे एकदम मन उद्वेलित हुआ और लगता है हाँ भाई इसको फटाफट लोगों से शेयर किया जाए, थोड़ा सा रुक लीजिए। कोई अच्छे जो रिप्यूटेड हैंडल्स हैं, ANI वगैरह हो गया या किसी मीडिया आउटलेट का हैंडल हो गया, उससे उस स्टोरी को होने दीजिए, कोई बात नहीं है। आपके मन में जो भी बात कहनी है उसके बाद भी आप उस बात को कह सकते हैं, आपकी प्रामाणिकता रहेगी उससे। क्योंकि वो क्या होता है, जैसे दिव्य जी बता रहे थे कि एक पूरी लॉबी वो 1000 दूसरी चीजों को तो छोड़ ही देती है, वो उन्होंने फैक्ट चेकर का जो जॉब उठाकर पकड़ा हुआ है वो सिर्फ आप ही की चीजों को चेक करने के लिए पकड़ा हुआ है। दूसरी तरफ की कोई भी चीज नहीं है उसको बोली पर वो उसको इग्नोर करते रहेंगे, सिर्फ आप ही के लिए वो फैक्ट चेकिंग हो रही है। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अच्छा, ये और समझना है कि सामने वाली जो शक्तियां हैं आपके सामने और आप, एक मूल फर्क है आपके आप में और उनमें। वो ये है कि वो है विध्वंसात्मक, उनको चीजों को तोड़ना है। वो कितने भी रेकलेस हो सकते हैं, आप रेकलेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप सृजनात्मक, रचनात्मक, सकारात्मक चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप। तो चाहे वो आपके लिए डबल डिफिकल्ट हो जाए, टेट्रा डिफिकल्ट हो जाए चीज, मगर आप वो एक मर्यादा में ही रहकर काम कर पाएंगे। जिसको चीज को तोड़ना है वो तो कुछ भी, वो उसको भाषा की मर्यादा नहीं रहेगी, उसको तथ्यों की का कोई सम्मान नहीं रहेगा, वो तो कुछ भी बोल देगा, वो कुछ भी कर देगा, आप नहीं कर सकते उसको। तो ये लड़ाई तो मान के चलिए कि लंबी भी है, आपके लिए डबल कठिन है। आप उनके सामने जितनी सहज है आपके लिए उससे बहुत बहुत ज्यादा कठिन है। तो कई बार ये बोल देते हैं ना हम लोग, बात होती है कि भाई उनका मुकाबला करें कैसे हम लोग सामने, तो वो उस स्तर पर तो मुकाबला होगा ही नहीं। ये बहुत पेशेंस के साथ ही मुकाबला होगा। आप विट है, सरकाज़्म है, इसका खूब उपयोग कीजिए, ये बड़ा इफेक्टिव होता है फैक्ट्स के साथ साथ में। परंतु हम लोग उस तरीके के इतना रेकलेस टाइप का प्रोपेगेंडा हम लोग नहीं चला सकते। प्रोएक्टिव जरूर हो सकते हैं, जो दिव्य ने कहा, प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है आपको। सिर्फ यही ना वेट करें कि भाई फलानी तरह दूसरी तरफ से ये विषय उठ गया तो हम उसका प्रतिकार करने के लिए आए, फिर इतिहास की कुछ किताबों को ढूंढ रहे हैं, हम अपने बैक ऑफ द माइंड पे जा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ तो मैंने देखा था, फिर उसकी फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, फिर उसमें प्रयास आप आपके पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं। दिक्कत एक और क्या होती है कि हिंदू समाज पे या राष्ट्रवादियों पे हमले इतनी प्रकार के हैं कि आप ये भूल जाते हो कि कहां और किस चीज का प्रतिकार किया जाए। आपको चिन्हित करना है। आप 1000 फ्रंट्स पे लड़ाई मत लड़िए, आप नहीं जीत पाएंगे। सिर्फ 10 मुद्दों को, 5 मुद्दों को ही उठा के चलिए आप जो है, और उनको रिलेंटलेसली काउंटर करते जाइए। अभी डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व पे जो एक विश्वमन शुरू हुआ था, वो जिस मंशा से सामने से शुरू किया गया, मैं कहता हूं उसका इतना अच्छा प्रतिकार हुआ कि वो एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रवादियों के पक्ष में गया, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। क्योंकि आप सारे लोग इतने बढ़िया बढ़िया लेख प्रफुल्ल जी के ऑर्गेनाइजर में और अन्य समाचार पत्रों में, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक इतने बढ़िया बढ़िया लेख आए उसके ऊपर, इतने आर्टिकुलेट, और वो आपका फोकस्ड एक जो है ऑनस्लॉट था आपका। वहां आप देखिए, मतलब इट वॉज अ मेजर विक्ट्री फॉर द नेशनलिस्ट। तो उस प्रकार की चीज को हमको देखना पड़ेगा। इन्फोवार्स का जमाना है, वो समय चला गया कि जब जो है और तरीके से लड़ाइयां होती थी। अब तो इंफॉर्मेशन वॉर का समय है, तो ये सब कुछ चलेगा। आप लोगों को निरंतर तैयारी बनाए रखनी है। धन्यवाद विकास जी, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक शब्दों से सभी का मार्गदर्शन किया। अब मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रफुल्ल केतकर जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने उद्बोधन द्वारा सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। आज के इस सत्र के अध्यक्ष मेरे ट्विटर मित्र
विकास सारस्वत जी, श्रीमान मुकेश जी, आदरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब, और आज इस सोशल मीडिया विमर्श कार्यशाला में उपस्थित सारे सहभागी भाई और बहनों, नए भारत के निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि नए भारत का निर्माण यानी क्या? क्योंकि हमारे मन में बहुत बार बहुत शब्दों को लेकर, बहुत संकल्पनाओं को लेकर भ्रम रहते हैं। 1947 में बहुत लोगों को लगा कि एक नया राष्ट्र निर्माण कर रहा है। राष्ट्र तो बहुत पुराना था, नई राज्य व्यवस्था बना रहे थे, नया संविधान बना रहे थे। राष्ट्र पुराना था, समाज पुराना था, सभ्यता पुरानी थी। तो नए भारत का निर्माण करना ही यानी क्या करना है? और फिर उसका सोशल मीडिया से क्या संबंध है? तो मैं थोड़ा सा इसके लिए पीछे लेकर जाऊंगा। 2011 से 13 तक का जो भारत में कालखंड था, वो राजनैतिक सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कालखंड था, जिसमें हम कह सकते हैं कि समाज में मीडिया की भूमिका को लेकर समाज की चेतना को जागृत करने के लिए नए नए प्रयोग हुए। मैं अभी उनके प्रयोगों के परिणामों की चर्चा केवल नहीं कर रहा हूं, मैं प्रयोगों की चर्चा कर रहा हूं। और 2015-16 तक हम देखते हैं कि एक ऐसा नवजागृति का चरण हमने भारत के इसमें देखा, जिसमें वो एंटी करप्शन मूवमेंट के रूप में हो, चाहे वो स्त्रियों के, महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार है, अत्याचार है, उसके विरोध में हो। निर्भया कांड उसका एक तरीके से सिंबल बन गया। और उसके बाद 2014 के चुनाव से पहले राजनीतिक दृष्टि से मीडिया का और सोशल मीडिया का एक कंस्ट्रक्टिव यूज हो। 2016 तक इसका हमने एक चरण देखा। 2016 में 9 अगस्त को जेएनयू में एक घटना हुई, जहां पे देश विरोधी नारे लगे। उसके बाद हमने इसका दूसरा चरण देखा, जहां पे सोशल मीडिया में एक तरीके से इक्विलिब्रियम आने लगा, और हमको यह ध्यान में मतलब सभी को यह ध्यान में आने लगा कि यह एक इफेक्टिव वेपन है, मजबूत हथियार है। अभी तक तो जिनको आवाज नहीं थी मीडिया में, मीडिया स्पेस में, उन्होंने इसका प्रभावी उपयोग किया। सोशल मीडिया ने पहले चरण में क्या किया, तो जिसको कभी ऐसी एक विमर्श की कार्यशाला में एक शब्द का हमने प्रघात शुरू किया और बाद में वो रूढ़ भी हो गया, वो स्मार्ट ट्रोल्स का था। तो सोशल मीडिया ने पहली बार, मैं कहूंगा कि मीडिया स्पेस का डेमोक्रेटाइजेशन किया। जो मीडिया स्पेस पर मोनोपोली थी कुछ लोगों की, कुछ मीडिया हाउसेस की, कुछ नामों की, कि उन्होंने बता दिया तो वो शब्द अंतिम है, उसको कम फॉलोअर्स के साथ लेकिन सही तथ्यों के साथ प्रभावी ढंग से रखने की कला जिसके पास है, कम शब्दों में रखने की कला जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति एक स्मार्ट टोल के रूप में आज तौलिंग सिंह को भी चैलेंज करता है। और उसको 20 साल पहले मैंने जब मीडिया में पहले काम करना शुरू किया, तो शायद ही शेखर गुप्ता या तौलिंग सिंह को कोई क्वेश्चन करने वाला उनकी टीम में या बाहर भी कोई खड़ा हो सकता था। आज कोई भी 2 फॉलोअर्स के साथ भी खड़ा हो जाता है और तथ्यों के साथ उनको चैलेंज कर देता है।
मुझे लगता है कि नए भारत में यह सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि ब्रिटिश मीडिया एलिटिज्म जो शुरू हुआ था, जो बाद में स्वतंत्रता के बाद भी उसी ढर्रे पर चलता रहा, उसको सोशल मीडिया ने पूरी तरीके से बदल दिया। आज हर कोई अपने आप में, जिस समय आप सुबह उठकर एक व्हाट्सएप पोस्ट भी फॉरवर्ड कर देते हो तो आप भी किसी ना किसी रूप में सिटीजन जर्नलिस्ट बन जाते हो, क्योंकि आप किसी ना किसी रूप में सूचना का जो है वो आगे संचार कर रहे हो, जानकारी आगे दे रहे हो। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस सोशल मीडिया स्पेस ने की और जो नए भारत से जुड़ी हुई है, पिछले 75 वर्ष में जो भारत इंडिया के नीचे दबा हुआ था, जिस भारत की भारतीयता को भारतीय ढंग से सोचने के लिए एक तरह से स्टिग्मेटाइज किया गया था, यह रिग्रेसिव माना गया था, अपनी बात कहना यह पिछड़ेपन का लक्षण हो गया था, आज अचानक, वैसे कायदे से तो उसकी शुरुआत 90 के दशक में प्रिंट में हुई थी, जब एक तरीके से कू हो गया था। गिरिलाल जैन जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अचानक हिंदू फेनोमेनन पर लिखने लगे थे राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद। यह समाज में अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन था, लेकिन उस समय भी मीडिया स्पेस में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं थी। तुरंत वो जो दिल्ली का एस्टेब्लिश मीडिया सर्कल था उससे बाहर फेंके जाते थे। आज जो परिवर्तन खास करके 2010-11 के बाद शुरू हुआ, मैं मानता हूं कि इसमें और एक महत्वपूर्ण भूमिका रही 2008-9 में जो सारा हिंदू टेरर का डिस्कोर्स चला, उसने भी हिंदू समाज को झंझोड़ के रख दिया और राष्ट्रीय विचारों को लोगों ने सोशल मीडिया स्पेस का उपयोग करते हुए भारत की अपनी अंदर की जो स्वयं चेतना है उसके आधार पर एक नया डिस्कोर्स खड़ा करना शुरू किया। ये जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, नए भारत का निर्माण ये पुरानी नींव पर लेकिन आने वाले भारत के सपनों को रखते हुए है, इसको सोशल मीडिया में सबसे पहले ध्यान में रखना है। नए भारत का निर्माण राहुल गांधी और मोदी का विषय नहीं है, उसमें हमको बंधना नहीं है। केवल आज के विषय रहेंगे, उसमें ओवैसी भी आएगा, उसमें अखिलेश यादव भी आएगा, लेकिन नए भारत का निर्माण मतलब केवल यह नहीं है। नए भारत का निर्माण जो भारत अपनी भारतीयता के आधार पर इस नव निर्माण की खोज में निकला हुआ है। क्या कारण है? अदरवाइज विकास जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स है, हजारों में लोग जानता हूं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, संस्कृत के अध्ययन में लग गए हैं, ओरिजिनल रेफरेंसेस इतिहास के निकालने में लग गए हैं, कहां कहां से संदर्भ आर्काइवल निकालते हुए आज के संदर्भ में कोई भी प्रस्तापित नाम, कोई भी किसी भी तरह का भारत के संदर्भ में हिंदू जीवन दर्शन के संबंध में कोई भी व्याख्या करने का प्रयास करता है, उसको तुरंत काउंटर करता है। क्या आवश्यकता है उनको? आईटी में बैठे हुए आराम से उनको भी तनख्वाह मिल रही है, बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, वो छोड़कर 2013-14 के बाद रिसर्च और मीडिया के फील्ड में आ गए। इसका कारण इस नव भारत के निर्मिति में इस मीडियम का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, यह विश्वास उनको लगा, इसलिए वो आए। जो आज तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं दिया था, वो मोनोपोली थी, कुछ हाउसेस की थी, कुछ पैसे वालों की थी, कुछ पोजीशंस की थी, कुछ पार्टी के आधार पर काम करने वाले दलालों की थी। एक नेक्सस बन गया था। इससे निकलते हुए एक प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि ये जो मोनोपोलिस्ट थे इनको डर लगने लगा और उसके आधार पर
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के फंडिंग को लेकर एक नई स्ट्रेटेजी 2016 के बाद बनना शुरू हुई, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था। मैंने जेएनयू की घटना ये लैंडमार्क क्यों माना? जैसे एंटी करप्शन मूवमेंट एक लैंडमार्क मूवमेंट था सोशल मीडिया और नए भारत के संदर्भ में, वैसे जेएनयू की घटना एक लैंडमार्क मूवमेंट था। क्यों लैंडमार्क मूवमेंट था? उसका कारण यह है कि पहली बार भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी भारत विरोधी शक्तियों को राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, इन विषयों पर चर्चा करनी पड़ी। रोमिला थापर, मैं भी कभी जेएनयू में पढ़ा हूं और वहां पे बड़े शान से स्टूडेंट्स के मोर्चे के बीच में कहती थी कि इस राष्ट्र को हम नहीं मानते, नेशनलिज्म इज हम्बक, इट्स एंटी क्लास, एंटीथेसिस। वो 9 दिन तक रोमिला थापर नेशनलिज्म पर लेक्चर्स दे रही थी जेएनयू कैंपस में, हाउ वी आर ट्रू नेशनलिस्ट। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की सोच वाले लोगों ने राष्ट्र और राष्ट्रीयता के विषय पर सामने वालों को चर्चा करने में मजबूर कर दिया। आज उसके परिणाम ऐसे है कि कन्हैया कुमार और दूसरा उमर खालिद, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हु इज ट्रू सोशलिस्ट एंड हु इज ट्रू नेशनलिस्ट। लेकिन इस घटना के बाद फाइनेंशियली और मीडिया स्पेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरा आंकड़ा यदि सही है तो केवल 2016 में ही लगभग 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिजिटल और सोशल मीडिया स्पेस में टू काउंटर हिंदू हिंदुत्व एंड हिंदू नेशनलिज्म, इसको लेकर भारत में हुआ। उसमें से 200-250 करोड़ तो केवल वायर को लेकर हुआ। इंटरेस्टिंगली वो विप्रो के थ्रू हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा प्रोलिफरेशन हुआ डिजिटल और सोशल मीडिया स्पेस में व्यक्तियों का, नामों का, हैंडल्स का, फिर से वो मोनोपोलिस का एक नया नेटवर्क बन गया। प्रिंट आ गया, क्विंट आ गया, और एंटी इंडिया फोर्सेस जो अभी तक मोनोपोलिस थे, उन्होंने नई अलायंसेस बना ली। अभी विकास जी जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि हमारे मन में सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है, हमारी लड़ाई पार्टियों की भी नहीं है। नए भारत की जो लड़ाई है वो अभारतीय विचारों से है, अभारतीय सोच से है। जो विविधता का सम्मान नहीं करते ऐसे लोगों से है, जो अपनी सोच भारत के हर नागरिक पर थोपना चाहते हैं ऐसे लोगों से है। उनको हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी फॉल्ट लाइंस को समझना चाहिए। वो हमारी फॉल्ट लाइंस पर काम करते हैं। दुर्भाग्य से जो एक बात और मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर आने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ओरिजिनल जो मीडिया का ओरिजिन है, और खास करके सोशल मीडिया और इंटरनेट स्पेस का ओरिजिन है, उसके रूट्स जो है वो कोल्ड वॉर में है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, उसमें 1960 के दशक में सोवियत कैंप से जानकारी निकालने के लिए, जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसी जानकारी निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया, उसको कहा गया इंटरनेट। तो ये भूल जाइए कि ये जो इंटरनेट नाम का ये इंस्ट्रूमेंट जो है, वो प्राचीन सभ्यताओं को, भारत की भारतीयता को बचाए रखने के लिए अपने आप ही इंस्ट्रूमेंटल साबित होगा। नहीं, उसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। इट इज अ वेपन ऑफ वॉर। पिछले सप्ताह का एक रिपोर्ट है, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा जरूर पढ़िए। पेंटागन ने पब्लिश किया है, अमेरिकन
एजेंसीज ने उसको ऑफिशियली रिलीज किया बाद में। पहली बार 15 दिन पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, वी आर इनटू अ 4th जनरेशन वॉर। सीमा पर भी युद्ध नहीं है, आर्थिक रूप से भी युद्ध करने की ताकत किसी एक शक्ति में नहीं है। 3rd जनरेशन जो होता है, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर होता है, उसमें भी मर्यादा है। अभी नए इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी है। वी आर इनटू दैट वॉर जोन जहां पे हम सब सैनिक हैं, और इसलिए सोशल मीडिया वॉरियर्स महत्वपूर्ण बन जाते हैं। नया भारत जो अपने पुराने भारत की खोज में फिर से निकला है, उसके नए सृजन के लिए निकला है, उसको रोकने के लिए एक साथ न्यू लेफ्ट, मैं कम्युनिस्ट नहीं कहूंगा, यह बेसिकली माओइस्ट का एडवांस वर्जन है जिसको कल्चरल मार्क्सिज्म कहा जाता है। सांस्कृतिक मार्क्सवाद के आधार पर, सांस्कृतिक साम्यवाद के आधार पर यह एक नई सोच है जो टुकड़ों में, जो भी प्रभावशाली विचार है उसको टुकड़ों में बांटकर और फिर उसको खत्म करने का षड्यंत्र रचती है। तो आप हिंदुत्व को चैलेंज नहीं कर सकते तो क्या करो? तो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनको कौन कौन से हिस्सों में बांट सकते हैं इसकी लिस्ट बनाओ, और फिर उनके मन में ऐसे प्रश्न निर्माण करो कि जिसके आधार पर वो अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दे, भारत के प्रति गौरव करना छोड़ दे। आप कहते हो ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उन्होंने 4 प्रश्न खड़े कर दिए, 4 अलग अलग समुदायों में किए। भाई बाली का वध कर दिया, बाली तो एसटी था। शंभु का वध कर दिया, वो तो एससी था। सीता का त्याग कर दिया, वो तो महिला थी। रावण का वध कर दिया, वो तो ब्राह्मण था। अब बताइए ये मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकते हैं? ऐसा प्रश्न आप खड़ा कर दो, रावण उससे बड़ा होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, 4 लोग निश्चित खड़े हो जाएंगे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे कह सकते हो? ये कहने वाले, ये करना, ये न्यू मार्क्सिज्म, न्यू लेफ्ट का मुख्य उद्देश्य है। सोशल मीडिया को 2016-17 के बाद इसके लिए प्रभावी ढंग से यूज करने का एक वैश्विक षड्यंत्र खड़ा हुआ। भारत में उनकी उतनी शक्ति है नहीं, लेकिन ये कैलिफोर्निया बर्कले यूनिवर्सिटी से, फिर यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज से न्यू लेफ्ट के जो गढ़ है, कल्चरल मार्क्सिज्म जहां पे पढ़ाया जाता है, कल्चरल स्टडीज जहां पे पढ़ाया जाता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, भारत की कमजोरी है, केवल हिंदू समाज की नहीं, भारत की यह कमजोरी रही है कि हम हमारे शत्रु को कभी भी नहीं समझते। आज तो हमारी दुगनी समस्या, वो आप जो कह रहे थे ना कि डबल एफर्ट्स क्यों हैं, और डबल एफर्ट्स के मेन कारण यह है कि हम अपनी चीजें भूल गए हैं, शत्रु को समझते नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है। तो हमारे सभ्यता के मूल्य ये हमारी जनरेशन्स भूल रही है। शत्रु की जो मनशा है और शत्रु जिन मुद्दों पर और जिन मूल्यों के आधार पर हमसे युद्ध कर रहा है वो समझते नहीं है, और इसलिए हम बाइनरीज में फंस जाते हैं, जो बाइनरीज में वो हमें फंसाना चाहते हैं। नेशनल एंटी नेशनल की बाइनरी हो, मोदी भक्त और मोदी हेटर्स की बाइनरी हो, हिंदू और हिंदुत्ववादी की बाइनरी हो, ये बाइनरीज में बांटना, इसकी शुरुआत जो होती है ना, ये क्रिश्चियनिटी से शुरू हुई, बिलीवर और नॉन बिलीवर के रूप में, और वो बुश तक आई कि इफ यू आर नॉट विथ अस यू आर अगेंस्ट अस। भारत की जो मूल सोच है वो, जैसे हमने बार बार बचपन से संघ के अलग अलग वैचारिक बौद्धिक चिंतन में भी सुना कि भारत की जो मूल सोच है, भारत की जो मूल लड़ाई है, और वो नए भारत के लिए भी लागू है, वो ही और भी की लड़ाई है।
वो चाहते हैं कि हमारा रास्ता ही सही और उस पर ही सबको चलना है एक दिन, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो। और हमारी लड़ाई है कि सबको अपना रास्ता चुनने का अधिकार है, इसलिए अपना रास्ता किसी पर भी मत थोपो। लड़ाई इन दो चीजों के बारे में है कि आप स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो, या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के नाम पर आप मोनोथीस्टिक, मोनोपोलिस्टिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक दूसरे पर थोपने की परमिशन देते हो। लड़ाई उसकी है। सोशल मीडिया स्पेस ने हमको कम से कम यह स्वतंत्रता दी है, हालांकि उसमें भी इनइक्वालिटी अभी बढ़ रही है। सोशल मीडिया मैनिपुलेशंस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह स्वतंत्रता भी है। ट्विटर क्या मैनिपुलेट करता है हम सब लोगों ने अनुभव किया है। फेसबुक क्या मैनिपुलेट करता है, किसको हेट कंटेंट कहता है, किसको नहीं कहता है। मतलब ओवैसी का स्पीच सब जगह चल सकता है और किसी ने कह दिया तो वो नहीं चल सकता, वो हेट कंटेंट हो जाता है। ये जो है ये भी 2017-18 के बाद शुरू हुआ। सिस्टमेटिक पेनिट्रेशन ऑफ न्यू लेफ्ट इनटू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां से ये चलते हैं उन्हीं में पेनिट्रेशन, ये भी सिस्टमेटिकली शुरू हुआ। और इसलिए 2021 आते आते ये लड़ाई और भी शार्पन हो गई। कोविड के समय हमने देखा एक तरफ पूरा भारत इस महामारी के विरोध में लड़ने के लिए सब तरीके से प्रयास कर रहा था, सरकार भी संवेदनशील थी, समाज भी संवेदनशील था, दोनों सक्रिय होकर जिस भी तरीके से हो। कितनी भारत की ऐसी सकारात्मक कथाएं उस समय की है जिनको हम चर्चा में ला सकते थे, लाने का प्रयास भी किया। लेकिन विश्व में क्या नैरेटिव चले? माइग्रेंट क्राइसिस। पूरे विश्व भर में 50 लाख यदि कोई भी मजदूर वर्ग का व्यक्ति यदि चलना शुरू कर दे और वहां पे क्रांति ना हो, तो ऐसा कोई देश नहीं हो सकता। भारत ने यह प्रूव करके दिखाया है। इतने लोग चले हैदराबाद से, पुणे से, मुंबई से, समाज ने स्वतः उत्स्फूर्त तरीके से उनको मदद की, भोजन कराया, आने जाने की, आगे जाने की व्यवस्था की, चप्पल दिलाए, क्या क्या नहीं किया। ये नए भारत की पुराने धागे जो मजबूत अभी भी बने हुए हैं उसका लक्षण था। जहां पे पूरे विश्व भर में अपने परिवार के लोगों को भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं, चीन में भी है, यूरोप में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है, कि जहां पे अपने परिवार के लोगों को भी एक दूसरे के सहायता करने के लिए कतर रहे थे। और यहां पे हम देख रहे हैं कि समाज के और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दिन दिन रात रात होकर किसको ऑक्सीजन सिलेंडर में पहुंचा सकूं उसके लिए प्रयास कर रहे थे। यह भारत की ये जो विशेष प्रवृत्ति है उसका नूतन आविष्कार सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हो। जो भारत समाज केंद्रित है, जो भारत संस्कृति केंद्रित है, जो भारत स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात करता है, जो भारत उद्यमशीलता का एक केंद्र रहा, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम कैसे बढ़ा सके, इसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। अपनी टर्मिनोलॉजी, जैसे विकास जी ने कहा कि एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन उसके साथ साथ नई टर्मिनोलॉजी गढ़ने भी पड़ेगी और उसके आधार पर अपनी बात रखना सीखना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो काम करना होगा, जिसका शायद पहले सत्र में भी आया होगा, विकास जी के इसमें भी आया, और मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं कि बहुत बार वैचारिक रूप पर हम एक दूसरे के पूरक होते हुए भी हम आइसोलेटेड वे में काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और वो केवल ऐसा नहीं है कि ईगो के लिए या मेरा कितने फॉलोअर्स बढ़े, मेरा कितना आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है। हमारा वो स्वभाव नहीं है।
मुझे लगता है इंटरनेट, डिजिटल स्पेस, सोशल मीडिया, इन सब का मूल आधार है नेटवर्किंग। एक दूसरे से तार जुड़े नहीं हैं। यदि आपकी ट्वीट को, आपकी फेसबुक पोस्ट को देखने ही वाले नहीं है आपके कोई उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप दिन के 500 पोस्ट कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आपके यदि मिलियंस फॉलोअर्स है तो आपकी एक पोस्ट भी मायने रखती है, क्योंकि वो नेटवर्क जो है वो आपको जोड़ने का काम करता है। आज का ये जो नेटवर्क है ये भी आपको जोड़ने का काम करेगा। इसमें अपना स्पेशलाइजेशन, विकास जी ने तो बहुत कहा 5, 10, मैं कहता हूं 1 या 2 कोई अपने विषय तय कर लीजिए कि मैं महिलाओं के प्रति जो विमर्श चल रहा है उसके सिवा मैं और किसी पर काम नहीं करूंगा या करूंगी। अनुसूचित जाति का जो चल रहा है उसके सिवा मैं कहीं पे भी हाथ नहीं डालूंगी। जो इस्लाम पर डिस्कोर्स चल रहा है उसके सिवा नहीं, वो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है अगले साल 2 साल के लिए। और तब काम कीजिए। देखिए सोशल मीडिया में आपका खुद का भी प्रभाव बढ़ेगा और आपको काम करने में, ये मैं कहता हूं कि नया सोशल मीडिया रिसर्च का युग है नए भारत के लिए। न्यू मीन्स ऑफ रिसर्च, नए अनुसंधान का अनुष्ठान करने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग हमें करना है। तभी ये नए भारत का आविष्कार करने में हम अपना कुछ ना कुछ योगदान दे पाएंगे। आज हमको इस कार्यशाला के माध्यम से एक दूसरे के नेटवर्क में जुड़ने की एक तरीके से यह अवसर प्राप्त हुआ है। इस नेटवर्क को हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से, देखिए हमेशा ध्यान में रखिए कि हमको हमारा भारत की भारतीयता को विश्व के पटल पर प्रस्थापित करने का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना, यह नए भारत का उद्देश्य है। उसमें अपना योगदान देना है तो हम एक दूसरे को बढ़ाना सीखें। हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में एक प्रसिद्ध थियरी है, गेम थियरी। तो वो पढ़ाते हुए मेरे एक प्रोफेसर हमको हमेशा कहते थे कि हमारे भारतीयों का जो प्रॉब्लम है, खेल तो हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी अलग अलग क्षमताओं का विकास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मानसिकता भी उस तरह की हो जाती है। तो उदाहरण देते हैं कि हमारी आदत हो गई है कबड्डी और खो खो खेलने की, तो एक दूसरे की तंगड़ी खींचना, पैर खींचना, और अपने ऊपर आ गया तो दूसरे के ऊपर ढकलना, ये 2 हमारे समाज के लक्षण बन गए। ऐसा उदाहरण के रूप में बताते थे। बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलने वाले जो है, हालांकि कबड्डी में भी कोऑर्डिनेशन लगता है, तो बॉल पास करना पड़ता है, बॉल गोल तक जाए ये इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर जाऊं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कितना अच्छी तरीके से पास दे सकता हूं ये महत्वपूर्ण है। ये जो कार्यशाला है वो एक दूसरे को हम क्या पास दे सकते हैं उसको भी समझने की कार्यशाला है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक दूसरे का हाथ कहां बढ़ा सकते हैं, इस सोशल नेटवर्किंग स्पेस का केवल डिजिटल स्पेस में नहीं, प्रत्यक्ष सामाजिक हमारे जीवन में भी ये नेटवर्क किस तरीके से, इस संजाल का हम किस तरीके से प्रयोग करें, इसका एक तरीके से सकारात्मक, एब्यूजिव ट्रोल्स भी होते हैं जो गाली गलौज का प्रयोग करते हुए ट्रोलिंग करते हैं। हमको स्मार्ट ट्रोल्स होना है, हमको कंस्ट्रक्टिव ट्रोल्स होना है। तो इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए अपनी बात को गोल तक पहुंचने के लिए, हमारे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम कैसे बढ़ाएं, इसकी प्रेरणा लेने के लिए प्रेरणा मीडिया संस्थान ने यह सारा अनुष्ठान किया है। इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम यहां से प्रेरणा लेकर जाते हैं कि सोशल मीडिया का नए भारत के निर्माण में योगदान यदि होना है तो उसमें मेरा क्या योगदान होगा, इसकी पहचान करने की एक नई शुरुआत आज के कार्यशाला के माध्यम से हम सबके मन में एक शुरू हो, ऐसी शुभकामना देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी। अगर किसी को भी मीडिया से, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दिमाग में और पूछना चाहते हैं तो मंच पे बैठे अतिथियों से आप पूछ सकते हैं। खास तौर से प्रेरणा संस्थान से मेरी हमेशा चिंता रही है कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रशिक्षण हो। तो भाई साहब ने एक बात कही, शब्दावली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा ये जो शब्दावली, मैं खुद लिखता हूँ बहुत कुछ और कई बार गलतियाँ भी करता हूँ, सुधारता भी उनको। ये जो शब्दावली है इसके लिए कोई स्पेसिफिक टूल किट या स्पेसिफिक वर्कशॉप हो, सच में वो कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा, तो उसका प्लीज़ सोचा जाए थोड़ा। ये मेरा एक सुझाव और निवेदन है। धन्यवाद। जो आज के समय में उपयोगी हो सकते हैं उनके बारे में तो चर्चा करी जा सकती है, ऐसे शब्दों का तो निर्माण हो सकता है। कुछ एक शब्द तो हैं जो हम लोग उपयोग में लेते हैं और बाकी 10-20 शब्द औरों भी। और जैसे पहले सत्र में चर्चा हो रही थी कि एक ऐसी लिस्ट बना ली जाए जो जो लोग इस कार्यशाला में आए हैं, तो उसमें इसको प्रेषित कर दिया जा सकता है। कुछ प्रयास हुए हैं, मुझे लगता है 2 अलग अलग तरीके से इस पर सोचना चाहिए। एक, आपस में उसको शेयर करना, उसको इफेक्टिवली आगे बढ़ाना। मेरा कोई पेटेंट नहीं है, भारत पेटेंट में विश्वास नहीं रखता, तो मुझे क्रेडिट दिए बिना स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का उपयोग कर सकते हो तो जितना कर सकते हो सब लोग करें। वैसे ही हम अपना जो शब्द हमको ध्यान में आते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए यदि प्रयास करते हो तो अपने आप अपनी वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी, प्रस्थापित भी हो जाएगी। भाई साहब, जैसा आपने कहा कि जो कंटेंट आधारित एक विषय सुनने का, तो उससे संबंधित क्या हम जैसे सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल मीडिया आगे होने वाली पूरी, तो उससे संबंधित एक विषय, इकोनॉमिक्स एक विषय, इससे संबंधित क्या हम कार्यशाला इसको भी स्पेसिफिकली टीच करने के लिए इसको कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलरेडी इस पर कुछ काम चल रहा है, कुछ हमारे स्पेसिफिक फोकस्ड इस पर थिंक टैंक्स भी काम कर रहे हैं जो रेगुलर इसका AI बेस्ड मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, मीडिया मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उस पर किस तरीके का कंटेंट काउंटर में जनरेट हो इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसका और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन से इश्यूज ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनके आधार पर, AI के आधार पर, मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर उसको काउंटर करने की आवश्यकता है। उसकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज है, अपने टूल्स है, नए टूल्स है ये सारे। तो ज़रूर हो सकता है कि इसकी भी एक वर्कशॉप हो जिसके आधार पर आए हुए न्यूज़ का, अब प्रेरणा में ही बहुत सारे विषयों का मॉनिटरिंग होता है, लेकिन उस मॉनिटर किए हुए विषयों का करना क्या आगे, उसका हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पस, राष्ट्रीय कार्य में इसको उपयोग में कैसे लाना और इसका टेक्निकली कैसे उपयोग करना, ये 2 अलग अलग विषय है। ये दोनों विषय एक ही व्यक्ति का काम नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों के लिए अलग से हमें सोचना पड़ेगा। और ये लंबी लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है, लंबी है लेकिन फिर भी निर्णायक है। निर्णायक इसलिए है क्योंकि सामने वाली, जो मैंने कहा कि 3-4 तरह की जो फोर्सेस है, चाहे वो कल्चरल मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो ग्लोबलिस्ट हो, ये सारी जो फोर्सेस, इनको आपस में इनकी बहुत सारी फॉल्ट लाइंस है। केरल में रोज क्रिश्चियन मिशनरीज जो है, कैथोलिक चर्च जो है, वो रोज बिल्कुल डेली, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि केरल का बिशप जो है वो इस्लामिस्ट को गालियां नहीं देते। गालियां, मैं शब्द कह रहा हूं, गालियां नहीं देते, लेकिन हमको वो फॉल्ट लाइन पता ही नहीं है तो हम उस पर काम ही नहीं करते। और वो हमको लड़ाने में लगे हुए हैं, चाहे वो जाट वर्सेस ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वर्सेस यादव हो, और हम उसमें लड़ रहे हैं और सामने वाले लड़ रहे हैं, लेकिन उसको लड़ाई में और कैसे भेद डालना वो नहीं समझ पा रहे। तो ये समझना है तो आपको ये जो मॉनिटरिंग टूल्स है, टेक्नोलॉजिकल AI बेस्ड सारे टूल्स है, इनको धीरे धीरे उस पर मास्टरी पानी पड़ेगी। तो जो हिंदुत्व की जो एक परिभाषा चल रही है, हिंदू समाज जो आज खड़ा हो रहा है, और जिस तरह से मतलब शायद पूरे 70 वर्ष में जो कार्य नहीं हुए ये पिछले 2-3 साल में हो गए हैं,
तो इसमें मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। दो बातें हैं इसमें। पहला प्रश्न जो आपने पूछा कि गोबल्स जो स्ट्रेटेजी होती है कि झूठ को आप बार बार बोलते रहो तो वो बहुत बार सच लगने लगता है। मतलब मैं यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग मैं मानता हूँ कि जिनको भारत का विचार, हिंदुत्व, ये सारी बातें पता है, ऐसा मानकर चलता हूँ। और अपने आप को कम से कम सेक्युलर नहीं कहेंगे ऐसे तो भी लोग हैं। लेकिन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर, वैचारिक आधार पर मैंने यदि पूछा कि भारत के आज तक के सबसे सेक्युलर राजा कौन, तो मुझे पता है यहां बैठे हुए लोग भी दो ही नाम बताएंगे। कौन कौन? अकबर और अशोक। अब यूरोप में जो सेक्युलरिज्म शुरू हुआ उसका मूल अर्थ था कि राज्य की कोई उपासना पद्धति नहीं होगी और राज्य अपना पैसा किसी उपासना पद्धति के नाम पर खर्च नहीं करेगा। दो बेसिक क्राइटेरिया थे। राज्य का कोई रिलीजन नहीं होगा और राज्य टैक्सेशन से कलेक्ट किया हुआ पैसा किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए, प्रोपोगेशन के लिए खर्च नहीं करेगा। भारत में ये दो ही राजाओं ने किया, एक था अशोक, दूसरा था अकबर। अशोक ने अपने उपासना पद्धति को राज्य का उपासना पद्धति बना दी, बौद्ध, प्रचार प्रसार किया, उसके लिए लोगों को बाहर भी भेजा, सरकारी पैसे से भेजा। अकबर ने भी दीनी इलाही को अपना स्टेट रिलीजन घोषित किया, उसके प्रमोशन के लिए राज्य का पैसा आगे बढ़ाया। हम उनको सेक्युलर मानते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि भाई भवानी जो है वो मेरी कुल देवता है, उसकी पूजा ये मेरा अधिकार है, राज्य का पैसा उसमें नहीं लगाऊंगा। वो शिवाजी कम्युनल हो गए। तो ये संकल्पनाएं जो है, एक तो ये मूलतः यूरोप की है, इसलिए एक समस्या है। दूसरी जो आपने वो जो उदाहरण दिया वो कहां से है? देखिए, इन्होंने कहा रामायण, सुंदरकांड। हाँ, रामायण के 5 सुंदरकांड। पहली बात तो यह है कि वाल्मीकि रामायण में यह कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह तुलसीदास जी के रामायण में है और यह धोबी के मुख में है, राम जी के नहीं है। धोबी यह कहता है राम जी को, जब वो प्रश्न खड़ा करता है कि आप सीता का त्याग क्यों नहीं करते, इसको अपनी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए, उसके लिए वो प्रश्न खड़ा किया है। उस धोबी को राम बना दिया और रामायण ये कहता है, ये वाल्मीकि जी का रामायण कहता है। हमने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि विकास जी ने कैसे कहा कि अध्ययन करना हमारा स्वभाव नहीं है, भावनाओं में बहना हमारा स्वभाव है। दूसरी बात टर्मिनोलॉजीज की, यह जब शुरू होता है ना तो यह अंग्रेजी में शुरू होता है, खेल जो शुरू होता है, और वो भारतीय भाषाओं में आने आने तक वो वहां पे प्रस्थापित हो जाता है। वो जो वहां पे चल रहा है, चाहे वो मानवाधिकार के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर शुरू हुआ। 2019 के चुनाव से पहले शशि थरूर ने पहले पुस्तक लिखी, वाई आई एम अ हिंदू। उसमें सबसे पहले अमेरिका से उसने यह थीसिस प्रस्तापित किया कि हिंदुइज्म इज गुड, हिंदुत्व इज बैड। हिंदुइज्म रिस्पेक्ट्स ऑल, हिंदुत्व स्प्रेड द हेट्रेड। अब मैंने उस समय एक मंच पर उनको सवाल पूछा था कि भारत में, भारत की किसी भी भाषा में हिंदूवाद यह शब्द है क्या? आप हिंदुइज्म कह रहे हो तो हिंदूवाद भी होना चाहिए, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। हिंदू की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको मैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहता हूं। बाकी लोगों को समझना है तो इसको हिंदूनेस कहना चाहिए, और उसका यदि हिंदी में हम करते तो वो हिंदुत्व हो जाता है। तो हिंदूवाद तो भारत में है ही नहीं, क्योंकि भारत में कोई भी राज्य कभी भी किसी भी उपासना पद्धति के आधार पर था नहीं। और इसलिए
ये भारतीय समाज की जो प्रवृत्ति है, लेकिन इसमें संकल्पनाओं की स्पष्टता न होने के कारण ये वहां पे प्रस्तापित होता है। परकोलेट होते होते फिर राहुल गांधी जैसे लोग उसको सामान्य समाज के लिए एक बार वहां वैचारिक क्षेत्र में प्रस्तापित हो गया, फिर शशि थरूर को रोमेला थापर को इरफान हबीब को और कोई ऐसा कोट करने लगता है, वहां पे प्रस्तापित हो गया, तो राहुल गांधी जैसे महाशय जो है उनको कोई पढ़ा देता है, उसमें वो इजी कर देता है। गांधी जो थे वो हिंदू थे, गोडसे जो थे वो हिंदुत्ववादी थे, खत्म हो गया। अब सामने वाले को ये मैसेजिंग स्पष्ट हो जाता है। बाइनरीज में सोचना ये हमारी समाज की आदत हो गई है। इससे निकलते हुए हमको वैचारिक दृष्टि से कैसे अपने आप को प्रस्थापित करना, चौकीदार को जिस तरह से इन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने कहा हाँ मैं चौकीदार, और उसके समर्थन में हाँ कितने सारे चौकीदार। अब चौकीदार बनारस का कह रहा है कि इनके कारण हमको एक स्वाभिमान का ये मिला। सो हाउ टू इफेक्टिवली यूज दिस टर्मिनोलॉजीज, कहां पे चिपकानी है और कहां से चिपकने नहीं देनी है, और चिपका दी तो उसको कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करना है। ये सोशल मीडिया में अपने आप में एक आर्ट है, उस पर मैं तो मास्टर नहीं हूं, विकास जी जैसे और 2-4 लोगों को बुलाकर उस पर एक अलग से वर्कशॉप लेनी पड़ेगी। मैं अतिथियों को भेंट देने के लिए हिमांशु जी गाजियाबाद जिले से और रत्नेश जी नोएडा महानगर से, उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पे आकर अतिथियों को सम्मानित करें। सभी को पुनः धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंस के साथ सब सुना और सीखा। अतिथियों को भी पुनः बहुत ही आभार और धन्यवाद।